से रिवीजन कर लेते हैं। जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस के बारे में आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, 3 जो फंडामेंटल अजम्पशंस कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था आपने, वो थे गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन और एक्रूअल अजम्पशन। शॉर्ट में है द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एन indefinite period and there is no intention to close the business or downsize its operation significantly। गोइंग कंसर्न assumption के पर्पस से हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हम उसमें यही सोच रखते हैं कि बिजनेस जल्दी से जल्दी ना बंद होगा और ना ही बिजनेस के अंदर हम अपने ऑपरेशंस को सिग्निफिकेंटली डाउन करेंगे। तो इसी वजह से गोइंग कंसर्न assumption को फॉलो करते हुए हम अकाउंटिंग करते हैं। दूसरा था कंसिस्टेंसी assumptions। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस once selected and adopted should be applied consistently year after year। यानी कि जितनी भी assumptions हैं जिनको हम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के दौरान सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको हम ईयर टू ईयर लगातार वैसे ही अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को करते चलें, ना कि उसको बार बार चेंज करेंगे। क्योंकि हम अगर पिछले सालों से कंपेयर करना चाहेंगे तो वो तभी कंपेयर कर सकते हैं जब अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सेम होंगे। तीसरा था एक्रूअल assumption। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे हैव बीन एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। यानी कि एक्रूअल assumption हमको ये बताता है कि जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है, जैसे ही हम ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर करते हैं तभी उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ना कि तब जब सेटलमेंट्स होते हैं। सेटलमेंट होने से बहुत पहले, यानी कि जब ट्रांजैक्शन होती ही है, जब ट्रांजैक्शन के अंदर हम एंटर करते हैं तभी उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, चाहे उसका सेटलमेंट बाद में भी क्यों ना हो। चलिए, ये बात सबको क्लियर हो चुकी है। अब हम उसके बाद यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो आज की क्लास में हम 5 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स, दूसरा है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स, तीसरा है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स, चौथा है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल और पांचवा है मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो आपको पढ़ने से पहले ये बता दें कि ये वही चीज़ है जिसके बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते हैं। अगर आपको कोई यूनिफॉर्मिटी या कंसिस्टेंसी लानी है अकाउंटिंग में तो आपको कुछ ना कुछ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो वो उनमें से कुछ प्रिंसिपल्स जो आपके सामने हैं। तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल से। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स बेसिकली ये चीज़ दिखाता है कि आपका बिजनेस जो है उसके अंदर अकाउंटिंग जो होती है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ना कि बिजनेस मैन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब अकाउंटिंग करते वक्त हमें ये सोचना है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटी। यानी कि बिजनेसमैन को भी एक इंटरनल लायबिलिटी के रूप में दिखाया जाता है, यानी कि उसकी लायबिलिटी को दिखाने के लिए हम कैपिटल का सहारा लेते हैं। इसी वजह से बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को बनाया गया। यानी कि बिजनेस के अंदर जो पैसा लगा हुआ है ओनर का, बिजनेसमैन का, उसको हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के मुताबिक ही इंटरनल लायबिलिटी का रूप दे देते हैं। दूसरा है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, फिर डिटेल बात करेंगे। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स हमको ये बताता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस को हम मनी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी को हम अकाउंटिंग करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तीसरा प्रिंसिपल बताता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। यानी कि अगर बिजनेस बहुत लंबे समय के लिए ही चलता है, ये हम पहले ही गोइंग कंसर्न एडमिशन में पढ़ चुके हैं, मगर बिजनेस के आउटकम्स देखने के लिए, टाइम टू टाइम उसको कंट्रोल करने के लिए, टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करने के लिए, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कहीं ना कहीं हमको उसकी अकाउंटिंग पीरियड की ज़रूरत पड़ती है, जो जनरली प्रैक्टिसेस के दौरान शुरू से ही 1 ईयर माना गया है। तो अकाउंटिंग पीरियड्स को यानी कि बिज़नेस को सब डिवाइडेड कर देते हैं। बिज़नेस को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड मानते हैं। और इस अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम के बारे में पढ़ते हैं, जिससे हमें पता लगे कि हमारा बिज़नेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है।
फोर्थ है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अंदर जो हमको ये बताता है कि हम अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी कुछ हमारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को पूरी तरह से डिस्क्लोज करेंगे। फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी मेड, यानी कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स दिखाई दे रही हैं उन सब को पूरी की पूरी दिखाना ज़रूरी है, या नहीं कि उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन छुपा नहीं ली जाए, पूरी तरह से इन्फॉर्मेशंस को डिस्क्लोज करना जरूरी है। मैटेरियलिटी प्रिंसिपल्स, आइटम्स और इवेंट्स हैविंग अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उनको सबको डिस्प्ले करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए, मगर उसकी कंट्रोवर्शियल के अंदर पांचवा प्रिंसिपल है मैटेरियलिटी प्रिंसिपल्स, यानी कि ये प्रिंसिपल्स हमको ये बताता है कि जो सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है उनको हम अकाउंट्स में ज़रूर दिखाएं। कोई इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है अगर उसको नहीं भी दिखाते हैं तो भी चल जाता है, मगर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स हमको ये कहता है कि चाहे छोटी सी छोटी भी चीज़ है उसको भी आपको शो ऑफ करना पड़ेगा। तो चलिए अब डिटेलिंग कर लेते हैं इन पांचों प्रिंसिपल्स के बारे में। हमारे पास पहला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स, ये आपको मैंने बताया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग माना जाता है, इसलिए जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होकर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, और इस वजह से ही बिजनेसमैन बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी के रूप में दिखाया जाता है कैपिटल अकाउंट के थ्रू। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स, business is considered to be separate from its owner. Business transactions are recorded in the books of accounts from the business point of view and not from that of owners. यानी कि बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग जो दिखानी होती है वो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखाती जाती, बल्कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है। ओनर्स बीइंग रिगार्डेड एज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस are considered as creditors of the business to the extent of their capital, यानी कि बिजनेसमैन को बिजनेस के क्रेडिटर्स के रूप में दिखाया जाता है उसकी कैपिटल की अमाउंट तक। Their account with the business is credited with the capital introduced and profit earned during the year। और अगर कैपिटल अगर प्रॉफिट अर्न करती है बिजनेस के अंदर तो उसको उसके कैपिटल के साथ जोड़ दिया जाता है, उसके अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। एंड डेबिटेड बाय द ड्राइंग्स मेड, और जो ड्राइंग्स होती हैं उसमें से निकाल दिया जाता है। यानी कि कैपिटल को बिजनेसमैन का अकाउंट मानते हुए, एक क्रेडिटर का अकाउंट मानते हुए बिजनेसमैन के रूप में उसके अकाउंट में जो भी कुछ होता है उससे रिलेटेड, बिजनेसमैन पैसा लाएगा तो क्रेडिट, बिजनेसमैन पैसा लेके जाएगा तो डेबिट, ड्राइंग करेगा तो इस तरह से सारी चीज़ें रखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द प्रोप्राइटर्स इंट्रोड्यूस कैपिटल, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, amount in the credit of the capital is a liability of the enterprise towards the proprietor. This principle applies to every form of enterprises including proprietorship firm। यह हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है, चाहे वो कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो या प्रोप्राइटरशिप फर्म हो। A balance sheet of the proprietorship firm, imaginary accounts amount will be appear in the balance sheet। Fixed assets, machinery, vehicles, करंट असेट्स, कैश इन हैंड, बैलेंस विद द बैंक, ये अमाउंट से बैलेंस शीट एसेट साइड में दिखा रखी है। और लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, इंट्रोडक्शन ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर और प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी कि जो भी पैसा उसने और इंट्रोड्यूस किया और प्रॉफिट अगर अर्न किया है वो भी सब कुछ कैपिटल का ही पार्ट हो जाएगा। अगर ड्राइंग्स की है तो उसको निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट्स, जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के रूप में पढ़ी थी, इस तरह से बैलेंस शीट को दिखा देते हैं। और बैलेंस शीट के अंदर प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट के रूप में, इंटरनल लायबिलिटी के रूप में दिखाया जाता है, और यही हमको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है। द अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल इज यूजफुल प्रिंसिपल एज फ्रॉम इट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हैज़ डेवलप्ड, इट हैज़ मेड पॉसिबल ascertaining द रिजल्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट और डिवीजन ऑफ द एंटरप्राइजेस। दूसरा पॉइंट है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि जो भी चीज़ें, जो भी ट्रांजेक्शन्स, जो भी इवेंट मनी टर्म्स में मेज़र किया जा सकता हो उसी को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा सकते हैं, और जिनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते उनको हम अकाउंटिंग का पार्ट नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल,
अगर हमारे परचेज मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर के बीच में लड़ाई हो जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर काफ़ी नेगेटिव पड़ सकता है। मगर क्योंकि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, इस चीज़ को हम अकाउंटिंग में नहीं दिखा सकते, क्योंकि लड़ाई का जो अमाउंट है उसको मेज़र नहीं किया जा सकता मनी टर्म्स के अंदर। इसलिए जो भी ट्रांजेक्शंस को हम मनी टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं उसी को हम अकाउंटिंग का पार्ट मानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स, द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट कैन बी measured in money terms are recorded in the books of accounts of the enterprise. Stating differently, money is the common denominator in recording and reporting transactions. This principle suffer from two major limitations. Transactions and events that cannot be measured in money terms are not recorded in the books of account, howsoever important they may be to the enterprises. चाहे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो, मगर अगर उसको मनी टर्म्स में नहीं दिखा सकते तो एक ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, कि उसको भी हम मनी टर्म्स में ना होने की वजह से बुक्स में नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन रिसोर्स विद द एंटरप्राइज आर इम्पॉर्टेंट टू द एंटरप्राइज बट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज दे कैनॉट बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि जो आपके पास स्टाफ होता है उसकी क्वालिटी, उसकी इंटेलिजेंस को हम मनी टर्म्स में नहीं दिखा सकते, इसलिए हम उसको भी, उसके स्टाफ को भी हम इंटेलिजेंसी को भी हम बुक्स में नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसकी मेजरमेंट मनी टर्म्स में नहीं हो सकती। द वैल्यू ऑफ मनी इज कंसिडर्ड टू हैव स्टैटिक वैल्यू एज द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू ऑन द ट्रांजेक्शन डेट। ठीक है जी। तो आपके पास जिन चीज़ों को हम मनी टर्म्स में नहीं दिखा सकते उसको तो हम बिल्कुल भी अकाउंटिंग का पार्ट नहीं मान सकते एज पर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तीसरा कन्वेंशन प्रिंसिपल है हमारा कि हम अपने बिजनेस पीरियड को, जितने भी बिजनेस का साइकिल होता है, उस टोटल साइकिल को हम छोटे छोटे पार्ट में बांट लेते हैं, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। और इसको हमने बांटा क्यों? क्योंकि हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये करने के लिए कहता है। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। जैसे उसकी परफॉर्मेंस लगातार हम वॉच कर सकें, उसको मेजर कर सकें टाइम टू टाइम, तो इसलिए पूरी लाइफ ऑफ द एंटरप्राइजेस को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स। The accounts of an enterprise are maintained following the going concern concept, meaning the enterprises shall continue its activity for a foreseeable future. Users of financial statements, especially the management and banks, requires information from the accounts at regular interval so that decisions can be taken at the appropriate time. Management requires information at regular intervals to assess the performance. Funds requirement, short term as well as long term. Banks requires accounting information periodically because they have invested money and have to ensure its safety and returns. Basically जो बैंक्स के यूज़र्स, मतलब जो एंटरप्राइजेस के यूज़र्स होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, जैसे मैनेजमेंट को भी टाइम टू टाइम कुछ इंफॉर्मेशंस, बेसिकली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस कंपनी की चाहिए होती है, फर्म्स की चाहिए होती है। तो कोई अगर टाइम पीरियड बना दिया जाए, जैसे अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से 12 मंथ्स माना जाता है, तो उसके हिसाब से उसके अंदर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखी जा सकती है। और अगर कोई रिक्वायरमेंट है कुछ मेजर्स करने की, कुछ कंट्रोल करने की, तो उसके हिसाब से उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। और बैंक्स यानी कि एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से उतना ही इम्पोर्टेंस रखती हैं। अगर किसी बैंक ने किसी एंटरप्राइजेस को, किसी फर्म को लोन दिया हुआ है, तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो भी इंटरेस्टेड होता है। क्यों? क्योंकि अगर फर्म को लगातार लॉस होता जाएगा तो वो उसका पैसा, बैंक का पैसा नहीं चुका पाएगा। तो उसको देखने के लिए भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि नॉर्मली एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान बनाई जाती है। गवर्नमेंट हैज़ टू असेस टैक्स ड्यूज फ्रॉम द एंटरप्राइज, और गवर्नमेंट को भी टैक्स लेने के लिए एंटरप्राइजेस के
रिक्वायरमेंट होती है कि टाइम पीरियड के बाद उनकी फाइनेंशियल पोजीशन की। इन व्यू ऑफ द अबाउ द लाइफ ऑफ द एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स यूजुअली 1 ईयर विच इज़ टर्म्ड एज अकाउंटिंग पीरियड। और इसलिए बिजनेस को छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में बांट दिया जाता है बिजनेस की लाइफ को, और उसको हम अकाउंटिंग पीरियड का नाम दे देते हैं। जनरली वो 1 ईयर होता है। एन अकाउंटिंग पीरियड इज दैट इंटरवल of time at the end of which income statement, profit and loss account or statement of profit and loss in case of companies and balance sheet are prepared to know the results and resources of the business। और एक अकाउंटिंग पीरियड के ख़त्म होने पर एक टाइम उसका जब निकल जाता है, उसके लास्ट में हम हर बिजनेस एंटरप्राइजेस अपनी अपनी स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है, जो इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट और बैलेंस शीट के रूप में होती है, जिससे कंपनी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता लग जाती है और बिजनेस के अंदर जो रिसोर्सेज लगे हुए हैं, जो पैसा लगा हुआ है, वो कहाँ से आया है, किसका पैसा लगा हुआ है, कहाँ कहाँ लगा हुआ है, वो सारी डिटेल्स उसमें डिस्प्ले हो जाती है। ये प्रिंसिपल आपका हो गया अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। और उसके बाद फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में आपको बताया गया था कि जो बिजनेस के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना कंपनी की लायबिलिटी बनती है, उसको दिखाना पड़ेगा एज पर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर देयर शुड बी अ कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग on the financial statements of all significant information relating to the economic affairs of the entity. Apart from legal requirements, good accounting practices requires all material and significant information to be disclosed. Whether information should be disclosed or not always depends on the materiality of the information. Disclosure of material information will result in better understanding. फॉर एग्जाम्पल द रीजन्स फॉर लो टर्नओवर शुड बी डिस्क्लोज। यानी कि बिजनेस के अंदर अगर हम बात करते हैं कि बिजनेस के अंदर जितनी भी मेटेरियलिस्टिक और सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं, उन सब को दिखाना जरूरी होता है। किसी कारणवश अगर बिजनेस की परफॉर्मेंस ख़राब हो गई है, उसकी सेल्स गिर गई है, उसके प्रॉफिट्स गिर गए हैं, तो उसका कारण को डिस्प्ले करना जरूरी होता है। यानी कि बिजनेस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके नीचे फुट नोट के अंदर स्पेशली एक कॉलम बना के लिख दिया जाता है कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सेल्स में कमी आई है या प्रॉफिट में जो कमी आई है, उसके पीछे एक बेसिक रीज़न वो था कि कोई स्ट्राइक हो गई होगी या कुछ और प्रॉब्लम बड़ी हो गई होगी, जिसको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्लोज करना कंपलसरी होता है अकॉर्डिंग टू द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो जितने भी सिग्निफिकेंट एंड मेटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन होती है, उसको डिस्क्लोज करना कंपलसरी है एज पर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फिफ्थ पॉइंट है मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये भी इसी का पार्ट होता है, कोई अलग एक्सटेंशन पार्ट है इसका। मेटेरियलिटी प्रिंसिपल रेफर्स टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। An item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informal investor। बेसिकली बात यह है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस होती हैं वो मेटेरियलिस्टिक है या नहीं है, इसका डिसीजन लेने के लिए एक बात डिसाइड की गई एज पर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन कि अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसको छुपाने से इन्वेस्टर जो होता है, कंपनी में जो पैसा लगाने वाला शेयर होल्डर होता है, या जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं जो आने वाले टाइम में कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता हो, ऐसा कोई भी डिसीजन, ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन मेटेरियलिस्टिक मानी जाएगी। थस वेदर एन आइटम इज मटेरियल और नॉट विल डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड और अमाउंट। इसलिए कोई भी चीज़ मेटेरियलिस्टिक तब मानी जाएगी वो जनरली किस नेचर की है या वो किस अमाउंट की है। तो कोई कंपनी अगर 1 करोड़ की है तो उसके लिए 2 रुपये की जो माचिस है, अगर 2 रुपये की माचिस खरीद के लाता है तो वो क्या मेटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है? नहीं है। अगर उसको नहीं भी दिखाया जाए तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मगर आपने 2 करोड़ की कंपनी के अंदर कोई 2 लाख रुपए की माचिस खरीद ली है तो फिर उसको एक अमाउंट के हिसाब से मेटेरियलिस्टिक माना जाएगा और उसको दिखाना ज़रूरी है, कंपलसरी है।
तो ये सब डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है या उसका अमाउंट क्या है। अगर अमाउंट भी बड़ा है तो वो मेटलिस्टिक हो गई, और अगर उसका नेचर ऐसा है जिससे कोई इन्वेस्टर अपना डिसीजन लेने के लिए चेंज कर सकता हो, तो वो उसका नेचर भी ऐसा है कि हाँ हमने इससे ऐसा किया था, इसलिए ऐसे चीज़ों को मेटलिस्टिक माना जाता है। कि कौन सी चीज़ मेटलिस्टिक है, कौन सी चीज़ मेटलिस्टिक नहीं है, वो इट इज़ डिपेंड ऑन नेचर एंड आइटम अमाउंट। It thus means that it is matter of exercising judgment to decide which item is material and which is not, and only those items should be disclosed that have significant effect or are relevant to the users। और इन सब इंफॉर्मेशंस को जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए सिग्निफिकेंट या रेलेवेंट होती हैं यूज़र्स के लिए, उसको कंपलसरी दिखाना जरूरी है, सभी चीज़ों को दिखाना जरूरी है एज पर मेटलिस्टिक प्रिंसिपल। An item may be material for one enterprises but may not be material for another enterprises। मतलब एक चीज़, एक ट्रांजेक्शन किसी एक कंपनी के लिए एक मेटलिस्टिक अमाउंट हो सकता है, एक मेटलिस्टिक ट्रांजेक्शन हो सकती है, मगर वही ट्रांजेक्शन किसी और दूसरी कंपनी के लिए इमटेरियल भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग से 2,50,000 इज मटेरियल फॉर एंटरप्राइजेज हैविंग ए टर्नओवर ऑफ रुपीज 10 लाख। अगर एक कंपनी है जिसकी टर्नओवर मतलब सेल्स करीब 10 लाख रुपए है, तो उसने अपनी बिल्डिंग रिपेयर कराया 2.5 लाख रुपए की, 2,50,000 की, तो एक मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है। बट इट इज़ नॉट मटेरियल फॉर एंटरप्राइजेज हैविंग ए टर्नओवर ऑफ रुपीज 15 करोड़। 15 करोड़ की जिसकी टर्नओवर है, जो कंपनी 15 करोड़ की सेल कर रही है, उसके लिए 2,50,000 का कोई रिपेयर कराना इट्स नॉट ए बिग डील। तो हो सकता है इस तरह की, वैसे तो अमाउंट 2,50,000 अपने आप में एक बड़ा अमाउंट होता है, मगर एक 15-20 करोड़ या 100 करोड़ के आदमी को, 50 करोड़ के आदमी को लिए 1-2 लाख रुपए कोई ज़्यादा मायना नहीं रखता, तो ये इमटेरियल हो सकता है उनके लिए। ऑन द अदर हैंड, डिस्क्लोजर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लांट इवन टेम्परेरी से बिकॉज ऑफ एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज मटेरियल। यानी कि अगर किसी वजह से प्रोडक्शन रोक दिया जाए, पोल्यूशन अगर ज़्यादा हो रहा है, अगर किसी ने अपनी कंपनी के प्रोडक्शन को रोक दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन लेवल, और गवर्नमेंट ने उसको क्लोज कर रखा है, तो उसकी वजह से उसके प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, उसका प्रोडक्शन गिर जाएगा, तो उससे कंपनी को आने वाले टाइम में लॉस हो सकता है। तो इस तरह की ट्रांजिशन, इस तरह की बेसिक प्रॉब्लम्स को भी हम अपने फुट नोट में दिखाएंगे। बिकॉज ऑफ आपकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा गिरी है, तो उस प्रोडक्शन गिरने का एक पीछे कारण क्या था, वो डिस्क्लोज करना एक मेटलिस्टिक प्रिंसिपल के हिसाब से कंपलसरी होता है। तो उसको लिख दिया जाता है नीचे, देयर इज अ लॉस ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ टेम्परेरी शटडाउन ऑफ बिजनेस या टेम्परेरी शटडाउन ऑफ फैक्ट्री ड्यू टू पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीज़ें एक प्रिंसिपल्स के मुताबिक सब कुछ जो जो चीज़ें अभी तक बताई गई हैं, इनके बेसिस के पर ही अकाउंटिंग की जाती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखे ही अकाउंटिंग की जाती है। अगली क्लास में हम आगे के और कुछ प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कौन सा प्रिंसिपल अवॉइड हो रहा है, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा है। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। चलिए, तो आप अभी तक जितने प्रिंसिपल्स कराए हैं उन सब चीज़ों को दोबारा से पढ़ लेंगे, तो आपको आराम से ये बातें समझ में आनी चाहिए जो मैंने अभी तक आपको बताई। बाय।